मुझे शुरू से ही सर्दियाँ बहुत पसंद थीं और जब से सर्दियाँ शुरू हुआ करती थीं, मेरी कोशिश होती थी इन सर्दियों के एक एक लम्हे को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकूं। एक तो वैसे ही हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे हमारे शहर में सर्दियाँ 15 या 20 दिन तक आया करती हैं। अगर आप इन 15-20 दिनों को या महीने को ज़ाया कर दें तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ करता है। इसी तरह सर्दियों की एक रात थी, 19 या 20 दिसंबर था और 2019 चल रहा था। उस दौर में हम लोग गुलशन मेमार की एक सोसाइटी में रहा करते थे। ये जो सोसाइटी थी उस वक्त यहाँ पे इतनी ज़्यादा तामीरात नहीं हुई थी। एक आध बंगला मौजूद था, फिर एक आध प्लॉट खाली था, इसी तरह फिर एक बंगला मौजूद था, 2 प्लॉट खाली थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि 40% लोग रहा करते थे और 60% जो एरिया था वो अब भी वैकेंट था। कहने को तो ये एक बाउंड्री वॉल सोसाइटी थी और कहने को यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजामात मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी हर दूसरे दिन कोई ना कोई चोरी चकारी या इस तरह का वाकया पेश आया करता था। मुझे शुरू से ही एक तो सर्दियाँ पसंद थी और उसके साथ साथ स्क्रिप्ट राइटिंग का बड़ा शौक था। वैसे ही रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था और हस्बे मामूल जैसे कि मैं छत पे बैठ के चाय पीते हुए या कॉफ़ी पिया करते स्क्रिप्ट लिखा करता था, तो मैं अपनी छत पे मौजूद था। जो भी ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे या जो भी स्क्रिप्ट उस वक्त मेरे जहन में मौजूद था, मैं लिखता चला जा रहा था। और आमतौर पे मेरे साथ हुआ ही ये करता था कि जितना अच्छा स्क्रिप्ट राइटर मैं रात में था, दिन में मेरे लिए कुछ भी लिखना या जहन पे जोर देना नामुमकिन हुआ करता था। खैर, किस्सा मुख्तसर, मैं बैक टू बैक चाय की सिप ले रहा था और मेरा जो फोकस था वो पेज के ऊपर था, कलम मेरे हाथ में मौजूद था कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी छत है, यानी कि जो मेरी बैक साइड पे छत मौजूद थी, उस पे जैसे कोई आके गिरा हो या किसी ने एकदम से कदम रखे हो। मैं उस दौर में भी बहुत ज़्यादा बहादुर था और आज भी मैं यह दावा कर सकता हूँ कि मुझे इतनी जल्दी कोई भी नहीं डरा सकता, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था उसके कुछ अरसे के बाद मैं अपनी माँ को खो चुका था। तो दुनिया की जो सबसे कीमती चीज़ थी वो तो वैसे ही मुझसे दूर जा चुकी थी। अब खोने के लिए मेरे पास बचा ही कुछ नहीं था। खैर, जैसे ही मुझे लगा कि जैसे कोई पीछे आया है, तो पहले मेरे जहन में यही आया कि शायद कोई चोर हो, और अब अगर चोर भी है वो तो छत पे आ चुका है, मेरे पीछे की तरफ मौजूद है। और यकीनन जब ये छत पे आ चुका है, मेरे पीछे मौजूद है, तो ये मुझे लूट भी लेगा, क्योंकि जैसे ही मैं मूव करूंगा या पलट के देखूंगा तो हो सकता है ये जो बंदूक है मेरे सर पे रख दे, या हो सकता है मुझे गोली मार दे। खैर, मैंने पीछे देखना मुनासिब नहीं समझा और मैंने यही सोचा कि जो भी होगा खुद ब खुद सामने आ जाएगा और जो कुछ उसको मुझसे चाहिए या जो भी वो लूटना चाहता है वो तो वो लेके ही जाएगा। लेकिन एक अजीब बात थी कि जैसे ही मुझे आवाज़ आई थी, उसके बाद से 15 सेकंड तक मुसलसल खामोशी थी। अब मुझे लगने लगा था कि शायद ये जो आवाज़ थी ये किसी बिल्ली या किसी कुत्ते की आवाज़ थी। यकीनन कोई ना कोई पेट एनिमल होगा जो कि छत पे आने के बाद शायद बराबर वाली छत पे चला गया होगा। मैंने दोबारा से उस पेज की तरफ देखना शुरू किया और जो मेरे जहन में आ रहा था मैं उसको लिखता चला गया। अभी लिखते लिखते मजीद 5 या 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे ऐसा लगा कि हवा में एक सुरीली सी आवाज़ है जो मुझे मुसलसल सुनाई दे रही है, और ये इस कदर सुरीली है कि अपनी तरफ मुतवज्जा करती चली जा रही है। शायद कोई लड़की या कोई बहुत ही हसीन लड़की कोई इंडियन गाना गुनगुना रही है और मुसलसल मुझे उसके गुनगुनाने की जो आवाज़ है वो अपनी तरफ मुतवज्जा करती चली जा रही है। वैसे मैं इतनी जल्दी आवाज़ों से मुतासिर नहीं हुआ करता था, लेकिन अगर मैं इस आवाज़ से मुतासिर नहीं होता या इसके सुरूर में नहीं डूब जाता तो शायद
ये इस आवाज़ के साथ ज़्यादती होती। जैसे जैसे ये जो आवाज़ थी मुसलसल बढ़ती चली जा रही थी, वैसे वैसे मेरा दिल कर रहा था कि जो भी गुनगुना रहा है या जो भी गाना गा रहा है, काश कि वो मेरे सामने आ जाए और मेरे सामने बैठ के इस तरह से गुनगुनाता चला जाए। अभी जबकि मैं उसके गुनगुनाने की आवाज़ से बाहर निकल नहीं पाया था कि एकदम से मुझे महसूस होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके किसी ने छत के कोने से चलना शुरू किया है और वो आहिस्ता आहिस्ता से मेरी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे वो नाज़नीन कदम रख रही थी, वैसे वैसे छन 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 इस तरह करके मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक अजीब सा सुरूर था जो मुझ पे तारी था। शायद ये मौसम का असर था, या फिर उस सुरीली आवाज़ का असर था, या फिर अब जो ये घुंघरुओं की या पायल की आवाज़ आ रही थी, ये मुसलसल मुझे उसके सुरूर में मुब्तला करती चली जा रही थी। मुसलसल कदम आगे बढ़ रहे थे और ये जो पायल की, ये घुंघरुओं की आवाज़ थी, ये ना सिर्फ बढ़ती चली जा रही थी, बल्कि अब मुझे लगने लगा था कि ये जो भी हसीना है ये बिल्कुल मेरे पीछे आके खड़ी हो चुकी है। अब तो बाकायदा मुझे इसकी सांसें लेने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मेरे फादर ने, मेरी फुप्पो ने, या मेरे जो भी करीब व जवार के बुजुर्ग थे, उन्होंने बता रखा था कि अगर कोई पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ रात में सुनाई दे तो उस तरफ मुतवज्जा ना होना, क्योंकि आमतौर पे चुड़ैल या पिछल पैरियां रात के औकात में इस तरह की साजिश किया करती हैं। जैसे ही मेरे जहन में ये सब आया और मुझे बाकायदा उसके सांसें लेने का एहसास होने लगा, मुझे यकीन हो चला कि ये बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी हुई है। तो मैंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उससे पूछा कि क्यों आई हो। तो उसने एक पतली सी आवाज में, शायद उसने नाक से कुछ कहा था, कहा कि मैं तुमसे मिलने आई हूं। अब इससे पहले कि मैं उससे मजीद सवाल करता, उसने अपना जो हाथ था एकदम से मेरे कंधे पे रखा। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे कंधे के ऊपर रखा तो बाकायदा मेरी नजर उसके हाथ पे पड़ी। उसके जो हाथ थे वो बहुत ही खौफनाक हाथ थे। बहुत ही पतली पतली सी, लंबी लंबी सी उसकी उंगलियां थीं और उन उंगलियों पे बहुत बड़े बड़े से गंदे से नाखून मौजूद थे। ये इस बात की यकीन दहानी थी कि मेरे पीछे पिछल पैरी या चुड़ैल खड़ी हुई है। इसके साथ साथ जब उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा था तो मुझे एक शदीद ठंडक का सा एहसास था जो मुसलसल हो रहा था। एक तो चलने वेदर ठंडा था, दूसरा ऐसा लग रहा था कि मेरे कंधे पे किसी ने बर्फ रख दी है। खैर, मैं मजीद बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। भले ही मैं कितना बहादुर था या मेरे अंदर खौफ मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने मुसलसल आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया। अब जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो एकदम से उस चुड़ैल ने या उस पिछल पैरी ने अपना जो हाथ था मेरे कंधे से हटाया, और कंधे से हाथ हटाने के बाद वो बोलने लगी कि ये जो कुछ तुम पढ़ रहे हो उसको पढ़ना बंद कर दो। हम तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आए थे। अगर तुम ये पढ़ोगे तो हमें यहाँ से जाना पड़ जाएगा। ये जो उसका लहजा था ये यकीनन ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिक्वेस्ट कर रही है, या शायद वो मुझसे बातें करना चाहती है, या वाकई में वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है। लेकिन अगर मैं उससे बातें करता या आयतुल कुर्सी ना पढ़ता तो एक तो ये नेचर के खिलाफ था, दूसरा हो सकता है ये उसकी साजिश होती और इसके साथ साथ मेरी जान चली जाती। खैर, मैं मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा और आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते एकदम से मुझे महसूस होने लगा जैसे कि वो जो भी चुड़ैल थी या पिछल पैरी थी वो देखते ही देखते हवा में तहलील हो गई है, या फिर कम से कम पीछे से गायब हो चुकी है। कुछ देर के बाद जब मैं वापस पलटा तो वाकई में ना वो छत पे मौजूद थी और ना ही उसका कोई नामो निशान मौजूद था।
आज भी सर्दियों में अक्सर मैं छत पे जाता हूँ, छत पे जाके बैठता हूँ और बहुत देर तक जो कुछ स्क्रिप्ट मेरे जहन में आता है उसको लिखता चला जाता हूँ। और मुझे आज भी यकीन है कि किसी भी आने वाले दिन में वो वैसे ही दोबारा से न सिर्फ हमारी छत पे आएगी, वैसे ही चलेगी, वैसे ही मेरे पीछे आके खड़ी होगी और वैसे ही मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगी। मेरा नाम सैयद कैसर जमाल है और मैं एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी पोजीशन पे फाइज हूँ। मैं इस वक्त उम्र के जिस हिस्से में मौजूद हूँ, मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक स्टोरी, एक कहानी जो सालों से मेरे सीने में मौजूद है, वो ना सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करूँ बल्कि आप तक वो स्टोरी पहुँच सके और आपको पता चल सके कि कभी कभी आपकी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी के रुख को मोड़ के रख देते हैं बल्कि आपकी जो ज़िंदगी है मुकम्मल तौर पे तब्दील होके रह जाती है। बचपन में यानी कि 1988 में हम लोग नाज़िमाबाद नंबर 4 के अंदर रहा करते थे। हमारा जो घर था, या जिसे आप बंगला भी कह सकते हैं, उस बंगले के जो बिल्कुल सामने के 2 प्लॉट थे वो मुकम्मल तौर पे खाली थे। काफ़ी अरसे से हम उनको खाली दिख रहे थे और हमें पता ही नहीं था कि जो प्लॉट्स हैं ये किसकी मिल्कियत हैं। खैर, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे हमने नोट करना शुरू किया कि कुछ लोग हैं, यानी कि बाकायदा एक फैमिली है जो बज़ाहिर देखने से पढ़ी लिखी लगती है, वो शायद यहाँ पे आके तामीरात करवाना चाहते हैं। खैर, कुछ दिनों बाद तामीरात तो नहीं करवाई, लेकिन उसी जगह पे जहाँ पे खाली प्लॉट मौजूद थे उन लोगों ने एक झोपड़ी नुमा जगह बनाई और ना सिर्फ जगह बनाई बल्कि वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। अब ये जो कुछ हो रहा था ये कम से कम मेरी समझ से तो बाहर था, क्योंकि अगर ये इनके प्लॉट्स थे तो ये बड़े कीमती प्लॉट्स थे, तो क्या इनके पास पैसे मौजूद नहीं थे कि इन प्लॉट्स की तामीर करवा सकें, या फिर ये जिनके प्लॉट्स थे उन लोगों ने इस फैमिली को रहने के लिए इजाज़त दे दी थी। खैर, किस्सा मुख्तसर, ये जो भी फैमिली थी इन लोगों ने यहाँ पे झोपड़ी नुमा घर बनाया और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है, हमारे घर के बिल्कुल सामने ये प्लॉट्स मौजूद थे, तो अक्सर ऐसा होता कि मैं अपने घर की गैलरी पे खड़ा हो जाता और ना सिर्फ घर की गैलरी पे खड़ा हो जाता बल्कि मुसलसल सामने की तरफ यानी कि उस झोपड़ी में झांकता रहता। शुरू में जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि जैसे उस फैमिली में 3 या 4 अफराद मौजूद हैं, जैसे कि एक मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि उस फैमिली में मुझे कभी कभी एक लड़की नजर आती, जो कि अक्सर नजर आती और काफी दिनों तक गायब रहती। आहिस्ता आहिस्ता करके जब टाइम गुजरा और इत्तफाक से मेरी बातचीत जब उस झोपड़ी में रहने वाले लोगों से शुरू हो गई, तो उन्होंने बताया कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं और इनके 2 बच्चे हैं, यानी कि ये टोटल 4 अफराद हैं जो इस घर में या झोपड़ी में रहा करते हैं। और वाकई में इनके साथ कोई फ्रॉड हुआ था जिसकी वजह से ये लोग बेघर हो चुके हैं। तो जिन साहब का ये प्लॉट है उन्होंने फिलहाल हमदर्दी के तौर पे इनको जगह दे दी है और इनको कह दिया है कि झोपड़ी नुमा कोई जगह बना के यहाँ पे रहना शुरू कर दें। अच्छा, बात ये थी कि 4 लोग इस घर में मौजूद थे, लेकिन अक्सर मुझे जो 5वीं लड़की नजर आया करती थी, यानी 5वां जो फर्द था, वो कौन था ये आज तक समझ नहीं आ सकी थी। अक्सर ऐसा होता कि वो मुझे नजर आती और रात के औकात में नजर आती। अच्छा, अब हमारी कच्ची उम्र थी, जवानी की दहलीज पे कदम रख चुके थे, तो जब भी वो मुझे देखती वो स्माइल पास करती और मुझे अजीब सा सुकून महसूस होता। इसी तरह अक्सर होने लगा, कभी मैं छत पे जाता तो उसकी तरफ देखता, उसकी तरफ इशारा करता और वो भी स्माइल पास करके रिस्पॉन्स करती। पुराना दौर था, टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, मोबाइल्स का कुछ पता नहीं था,
पीटीसीएल हुआ करते थे। और हमारे घर में तो पीटीसीएल मौजूद था, लेकिन जो सामने वाले थे वो तो झोपड़ी में रहा करते थे। खैर, बात ये थी कि ये लड़की आखिर कौन थी जो मुझे नजर आती थी और एकदम से काफी दिन के लिए गायब हो जाया करती थी। इसी तरह 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा और मुझे ऐसा लगता था कि ये जो झोपड़ी वाले हैं ये मुझसे झूठ बोला करते हैं। ये बताना नहीं चाहते कि इनके साथ एक और लड़की भी है जो यहाँ पे रहा करती है। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और देखते देखते ये जो झोपड़ी वाले थे वो यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। अब जब ये झोपड़ी खत्म हुई और यहाँ पे प्लॉट की या मकान की तामीर शुरू हुई, तो जाहिर सी बात है वो जो लड़की थी जिससे मेरी आंखों ही आंखों में बातचीत हो जाया करती थी, वो भी एकदम से गायब हो चुकी थी। और मुझे यकीन हो चला था कि ये जो लड़की है ये इन्हीं का फैमिली मेंबर है। खैर, इसी तरह टाइम गुजरता रहा और 1-2 साल मजीद गुजरे। तो अक्सर ऐसा होता कि पेपर्स की तैयारी के लिए मैं छत पे जाके बैठ जाया करता था। शुरू में तो सब नॉर्मल था, लेकिन जब मैं अक्सर रात के औकात में यानी कि 9 बजे के बाद छत पे जाता तो मुझे बाकायदा महसूस होता कि जो हमारी छत है उसके कोने पे कोई खड़ा हुआ है या कम से कम कोई लड़की खड़ी हुई है। शुरू में मुझे वहम लगता, लेकिन जब मैंने बाकायदा गौर करना शुरू किया तो वही लड़की, वही हसीना जो मुझे झोपड़ी में या उसके करीब जवार में नजर आया करती थी, वो अक्सर मुझे अपनी छत के कोने पे नजर आया करती थी। अच्छा, इससे पहले कि मैं उसकी तरफ बढ़ूं या उससे बात करूं तो देखते ही देखते वो गायब हो जाया करती थी। अब ये एक ऐसी बात थी, मैं अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, गर्ज के किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करना चाहता था। मुझे पता था कि मैं जिस एज में हूं, अगर मैं इस तरह की बात करूंगा तो मेरा मजाक उड़ेगा, लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे और कोई भी मेरी इन बातों पे यकीन नहीं करेगा। इसी तरह टाइम गुजरता रहा। अक्सर वो लड़की मुझे छत पे नजर आती। जैसे जैसे मजीद टाइम गुजरा वो लड़की मुझे अपनी स्टेयर्स पे, इवन के कमरे में भी नजर आने लगी। लेकिन एक अजीब बात थी कि ना ही वो लड़की मुझसे वर्बली बात किया करती थी, ना ही मैंने उसकी कभी आवाज सुनी थी और ना ही उसने मेरे से 1-to-1 मुखातिब होने की कोशिश की थी। सिर्फ इशारों ही इशारों में हमारी बात होती थी और वो देखते ही देखते गायब हो जाया करती थी। इसी तरह टाइम गुजरता रहा। देखते ही देखते मेरे जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो गई। अब मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्या अजीब सी बात थी कि ना मेरा रिश्ता हो पाता, ना मेरी शादी हो पाती। मेरे फुप्पो ने, मेरी खाला ने, मेरे तमाम घर वालों ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन सारी की सारी जो कोशिशें थी वो नाकाम होती। देखते ही देखते मेरी खाला, फिर उसके बाद मेरी फुप्पो की भी डेथ हो गई। अब मैं मुकम्मल तौर पे अकेला हो चुका था। कहने को तो एक बड़ा सा घर मौजूद था, लेकिन घर के अंदर अफराद नहीं थे। जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता, मुझे लगता मैं अकेला हूं, मैं किसी गम का शिकार हूं, तो वो जो लड़की थी ना सिर्फ मुझे नजर आया करती थी, बल्कि ऐसा लगता था वो मुझे हौसला देने के लिए आया करती है। इसी तरह टाइम गुजरता रहा। न मेरी शादी हुई, न मेरा कोई सिलसिला बन सका। हाँ, वैसे मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कामयाब रहा, बहुत बड़ी पोजीशन पे आ गया और जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई, लेकिन किसी से भी न मेरी शादी हो सकी। बल्कि जो भी लड़की मेरे करीब आती थी या करीब आना शुरू करती थी, तो 1-2 दिन के अंदर अंदर ही वो एकदम से बेरुखी इख्तियार कर लिया करती थी। हालांकि मेरे अंदर ना कोई कमी थी, न मेरे लुक्स में मसला था, न मेरी इनकम में कमी थी, न मेरी रिहाइश का मसला था। और अब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी जो कि आखिरी मराहिल में है, और पता नहीं ये जो ज़िंदगी की शमा है ये कब बुझ जाए। आज भी मुझे एहसास होता है कि अक्सर वो जो लड़की है वो मुझे नज़र आती है। मैं तो देखते ही देखते बुढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन वो जो लड़की थी जैसे मुझे पहले दिन नज़र आया करती थी, यानी कि जितनी वो जवान थी, जितनी हसीन थी, जितनी खूबसूरत थी, आज भी जब वो मुझे नज़र आती है तो उसका वैसे ही शबाब होता है, वैसे ही उस पर जवानी होती है और वैसे ही उसका रंग रूप
हुआ करता है। ये स्टोरी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि हो सकता है मैं इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन कम से कम आप लोगों के जहन में ये बात जरूर रहेगी। खास तौर पे जो मेरे इक्का दुक्का रिश्तेदार बचे हुए हैं, उनके भी रिकॉर्ड में ये बात रहेगी कि मेरे साथ पूरी जिंदगी में किस किस तरह के वाकयात पेश आते रहे, और ये आखिर कौन लड़की थी जो सालों से मेरे साथ ना सिर्फ अटैच थी बल्कि अटैच है।